बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुशंबे में रूसी हम मनसब से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर हुकूमत पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं आखिरी चॉइस हूँ, आप अवाम के लिए नहीं सिलेक्टर्स के चॉइस हैं। जबकि वज़ीर आज़म साहब भी कल जुमेरात के रोज़ उज़्बेकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब एक्सपेक्टेडली कल उज़्बेकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब दुशंबे में मौजूद हैं। रूसी हम मनसब से उन्होंने आज एक अहम मुलाकात की। अफ़गानिस्तान के मामलात के तनाजुर में, ख़ित्ते के मामलात के तनाजुर में और पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में आप इस डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं? हंगामी एक मुलाकातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो यकीनन अमेरिकन जो एकदम यहाँ से विड्रॉ कर गए हैं और उसके बाद जो तमाम दुनिया के मुख्तलिफ थिएटर्स जो अपनी जगह पहले ही बहुत जहाँ पे गड़बड़ चल रही थी, ये नई जंग, तो उसमें अब ये जो थिएटर है उसका एक थिएटर जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान यहाँ पे अब, और फिर इसके साथ आप लिंक कर दें चाइना और रशिया को, फिर इसके साथ लिंक कर दें पाकिस्तान और इंडिया को, फिर लिंक कर दें ईरान को, फिर आप लिंक करें टर्की को, फिर टर्की के साथ लिंक करें आज़रबाईजान को, आज़रबाईजान के साथ आर्मीनिया को, आर्मीनिया के साथ फिर आप यूक्रेन तक चले जाएँ, यूक्रेन के बाद आप जॉर्जिया तक चले जाएँ, जॉर्जिया के साथ फिर एक पूरा का पूरा आपको एक इस तरफ से चाहें तो पट्टी आप उठा लें, चाहें तो आप इस तरफ चले जाएं साउथ चाइना सी की तरफ, चाहे तो आप अफ्रीका की तरफ चले जाएं, आपको एक अफरा तफरी जो है वो नज़र आती है। अमेरिकन की पॉलिसी बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट पॉलिसी, उन्होंने बहुत जहानत का मुजाहरा किया अमेरिकन ने, और उन्होंने, वो कहते हैं ना कि कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है ना, उन्होंने उसको आग पे चढ़ा के और उबलता हुआ छोड़ के पीछे विड्रॉ कर। अब जो मर्जी होता रहे कहीं पर, अमेरिकन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी किस्म का, और दूर बैठ के वो उसको रिलैक्स होकर देखेंगे कि कैसे कौन सा मोहरा कहाँ पे क्या करता है, और अभी वो कुछ नहीं करेंगे, अभी वो इंटरवीन भी नहीं, अभी वो बयान भी नहीं आएगा आपको कोई बयान आया इतने दिनों में अफगानिस्तान का, कुछ नहीं करेंगे वो, कुछ खामोशी से दूर बैठ के तमाशा देखेंगे कि होता क्या है, जो मेरा तज्जिया है। जाहिर है कि अल्लाह आलम, और जो कुछ है उसके बारे में हम सब कह ही सकते हैं। लेकिन आज जो है वो एक तो इमरान खान साहब कल उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं जी, उनके साथ एक बड़ा वक्त है, बहुत सारे कारोबारी शख्सियात भी हैं जी, वज़रा भी हैं, और 100 के करीब जो है वो बिजनेसमैन भी हैं जो वहां की इत्तला है। अब देखते हैं कल कितने लोग जाते हैं, लेकिन बड़ा वक्त है। और इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये अगर इस वक्त ना हो तो बेहतर है, हो जाए, होने हैं तो हो जाए। उसकी वजह यह कि जो तलखी इस वक्त सियासी माहौल में है और जो गुफ्तगू हुई है पिछले चंद रोज़ में, और उसमें मज़ीद जो कल अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू फरमाई, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर हैं, लेकिन उनके जो जुमलों में उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में बात की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़ाहिर इंसान थे, बहुत सारी उनमें शख्सी कमज़ोरियाँ थीं, उनके कई फ़ैसलों के ऊपर भी आप जो है वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें गद्दार तो किसी ने नहीं कहा आज तक। तो ये, और वो मतलब एक बड़ी अजब बात है, मतलब उन्होंने इधर हम इधर तुम वाला भी एक अखबार की सुर्खी थी, एक अखबार की सुर्खी थी जिसके ऊपर ये जो है वो बात आके चल गई। वो किस्सा एक लंबी कहानी है, वो सकूत ढाका, और उसमें बेशुमार अवामिल, और फिर इलेक्शन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, कि मैंने कहा सही डिसीजन गलत डिसीजंस बहुत से इंसानों से होते हैं, मगर ये गद्दारी वाला जो बात की, और इमरान खान साहब के तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइडियल रहे हैं, और कई दफ़ा निजी महफिलों में भी उनसे बात हुई है भुट्टो साहब के बारे में।
और इस्लामिक समिट से लेके और फिर डॉक्टर कदीर खान को बाहर से लेकर आना और फिर उसके बाद बहुत कुछ, तो तारीख मतलब इस मरहले पे आके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में और कश्मीर के हवाले से उनकी बड़ी भुट्टो साहब की वाज़ेह पॉलिसी थी, और तमाम ही उसके बाद जितने वज़राए आज़म आए हैं उनकी एक पॉलिसी रही है। अब ये जो बात हो रही है कि जी गद्दारी के सर्टिफिकेट्स, अगर इस माहौल में देखें, एक ज़माने में तो वो कुफर के फतवे होते थे, अब कुफर के फतवों पे तो लग गई है पाबंदी, और जो कुफर का फतवा लगाता है उसको रियासती अदारे उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो गद्दारी के इल्ज़ाम हैं ये कुछ ज़्यादा ही पिछले चंद सालों में बढ़ गए हैं, और इमरान खान साहब को चाहिए कि इसको, इस तलखी के माहौल को, मतलब इसमें मौलाना फजलुर रहमान से लेके और जो है वो जमात इस्लामी तक को गद्दार कह दिया गया। आपको पता है ना, एक उसमें एक जलसे में इनके, तो मतलब जमात इस्लामी भी गद्दार है, तो फजलुर रहमान भी गद्दार हैं, तो जो पार्टी के अंदर भी, मतलब ये गद्दारी का इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने खुद तो इज्तनाब खुद भी करें, और वो जो है वो अपने वज़रा से कहें कि वो इस माहौल में तलखी मज़ीद ना बढ़ाएं। और उसकी वजह मैं बयान करता हूँ। आज सुबह दिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक ही खबर है, और वो खबर एक दिन की नहीं है, वो खबर आप समझें कि वो बहुत से दिनों की है, और वो जाहिर है कि एक खूनी खेल शुरू हो रहा है इस खत्ते के अंदर। यह शुरू हो चुका है, बहुत अरसे से शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में तो, पाकिस्तान में भी बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की जिंदगियां गई। लेकिन आज सुबह जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ है, और वो जो धमाका है उसके नतीजे में ये दासू डैम, और दासू डैम जो है ये पाकिस्तान के अंदर चाइना की तरफ से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वो ये एक आप समझें कि सबसे ज़्यादा इसमें शेंगहाओबा के नाम से जो एक चाइनीज़ कंपनी है वो इसको बना रही है। 4300 मेगा वॉट का ये प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी सरमायाकारी जिस जगह पे हो रही है चाइना की वो ये है, और सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा है। तो यहाँ पे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे सुबह धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में 9 चीनी शहरी और 9 चाइनीज़, ये बड़ी दहशतगर्दी है, और उन समेत 13 अफराद के जहाँ बग होने की इत्तला है। सुबह 12 थी, अब 13 ये हो गए। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो कह रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि सिविली पनिश बस अटैकर्स आफ्टर ब्लास्ट किल्स 13 इंक्लूडिंग 9 चाइनीज नेशनल्स। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसके बारे में, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसी ने यहाँ पे एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि उनके नेशनल्स जो हैं उन पर अटैक हुआ है, और बस जो है ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ जारी थी, पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। और ग्लोबल टाइम्स ने और बाकी जो उनके अखबारात हैं, 9 चाइनीज़ 3 पाकिस्तानी किल्ड इन ब्लास्ट इन वेडनेसडे मॉर्निंग। और इनकी तहकीकात जो हैं वो आला सतह पे अस्करी हुकाम, वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस सब इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या कैसे पेश आया। मुझे बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी क्लैरिटी, और मैं आपको ये पहले दिन से मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूं कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं ना कि अचानक हो गया, निकल गए अमेरिकन, ये हो गया, अरे नहीं, ये नया ग्रेट गेम इस रीजन में शुरू हो रहा है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि अमेरिकन ने बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिसी कि वो पीछे हट के देख रहे हैं कि जो बाकी अब लोग हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, यानी कि वो ताशकंद, और आज जो है वो मुलाकातें हुई हैं
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स थी, साइड मीटिंग्स, उसमें जयशंकर भी थे, उसमें चाइना के जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी थे वेंगी, और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और बाकी शख्सियात भी थीं, और फिर वहाँ से अलामिया भी जारी हुआ, अफ़गानिस्तान में अमन के ऊपर बात भी हुई और सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इस इलाके में बहुत तकसीम है, बहुत डिवीजन है, बहुत नस्ली तौर पे लोग बहुत डिवाइडेड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ वस्ती एशिया की, जी, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ये इतना सिंपल नहीं है। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ताजिकिस्तान, यानी आज जहाँ पे मौजूद थे दुशंबे में, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब और रशियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ये सारी शख्सियात जो मौजूद थी, तो ताजिकिस्तान, जो कल भी बात हुई थी कि ताजिकिस्तान जो है वो डबल लैंडलॉक, उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक है, ताजिकिस्तान भी डबल लैंडलॉक। उज़्बेकिस्तान जो है उसको नहीं कह सकते उज़्बेकिस्तान को, अरल सी साल लगता है, लेकिन ताजिकिस्तान बहरहाल जो है वो डबल लैंडलॉक है। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो जो बात है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस खत्ते में आने वाले दिनों के अंदर बड़ी खूनरेज़ी का खतरा है, बड़े यानी आप समझें कि बड़े वाक़यात का की असेसमेंट्स हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो मुल्क यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं सारा। और इसी दौरान कल एक बड़ी अहम मुलाकात है। कल जो है वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जो हैं वो पहली यूरोप की लीडर होंगी जो कि जिनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से हो रही है व्हाइट हाउस में, यूरोप की पहली लीडर। और वो लॉर्ड हेस्टिंग एज़मे थे, जो नेटो के पहले सेक्रेटरी जनरल, जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना तो नेटो बनी है, तो नेटो के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग एज़मे। लॉर्ड हेस्टिंग एज़मे ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। वो चर्चिल के फौजी मिलिट्री एडवाइजर भी थे, तो उनका एक जुमला जो है वो तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि नेटो का मकसद ये है टू कीप सोवियट्स आउट, अमेरिकन्स इन एंड जर्मन्स डाउन। क्योंकि दूसरी जंग अजीम में तो जर्मन हार गए थे ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वो कौमी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी नहीं है जर्मन्स। लेकिन जर्मन जो हैं वो फिर नेटो का हिस्सा बने, और जर्मनी जो है वो बहुत तरक्की कर, इतनी तरक्की कर गया कि जर्मन्स ने नेटो को ही एक तरह से आगे जाके शिकस्त दे दी। और नेटो को शिकस्त ऐसे दी कि नेटो का जो जॉर्जिया या यूक्रेन को साथ मिलाने का प्लान था वो नेटो ने और जर्मन्स ने उस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। ये हम जानते हैं। पिछले दिनों उन्होंने, मैक्रोन ने और एंजेला मर्केल दोनों ने, फ्रांस और जर्मनी दोनों ने कहा कि हम तो प्यूटिन के साथ भी समिट चाहते हैं। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कि पाइपलाइन है जर्मनी जो आ रही है रशिया से, और जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो उसके ऊपर से पाबंदियां भी हटवा ली बाइडेन से, ठीक है ना, जो यूक्रेन को बाईपास करते हुए आ रही है। तो जर्मन्स ने तो असल में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जर्मन्स ने शिकस्त दे दी नेटो को ही, और जर्मन एक बड़ी पावर बन के सामने आ गई। अच्छा, यहां पर जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना वो ये है कि यहां पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी पख्तून, ताजिक, उज़्बेक और इस तरह से हम बात करके हम बात आगे निकल जाते हैं, या हम शिया सुन्नी इस तनाजुर में देख रहे होते हैं। तकसीम बहुत गहरी है। ठीक है। पहली बात तो यह है कि 30% तालिबान पख्तून नहीं है, मुख्तलिफ असेसमेंट्स के मुताबिक, जो मुख्तलिफ ममालिक की असेसमेंट्स हैं उसमें 30% या उससे कुछ कम ज्यादा वो पख्तून नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दो हमारे बहुत ही बरादर मुल्क हैं, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यानी जहां पे आज शाह महमूद कुरैशी आज थे और जहां पर कल उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म डाल रहे हैं। अच्छा, ताजिकिस्तान को जरा एक मिनट हम जरा फोकस करें। ताजिकिस्तान के बारे में कल भी बात हुई थी। ताजिकिस्तान जो है वो दोशंबे, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का गरीब तरीन मुल्क है आमदनी के एतबार से,
और उसकी वजह मैंने दो वजूहात बताई थी। एक तो ये कि ऑयल एंड गैस यहां पे नहीं है, और दूसरी वजह यह कि यहां पे जैसे ही आजाद हुए सोवियत यूनियन से तो यहां पे खाना जंगी शुरू हो गई। 1992 से लेकर 97 तक यहां पे खाना जंगी होती रही, और खाना जंगी के नतीजे में लोग जो हैं वो हजारा लोग यहां पे मारे गए। ठीक। तो ताजिकिस्तान जो है वो शिद्दत से ही चाहता है कि एक तो अमन आ जाए। ये वो ताजिकिस्तान है जहां 1000 फौजी भाग के अफगानिस्तान के दाखिल हो गए थे, और ताजिकिस्तान में, और फिर रशिया के साथ चूंकि ये इनका एक एसटीओ का मुआहदा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला, तो उसकी वजह से इन्होंने रशिया को कॉल किया। रशिया की यहां पे मिलिट्री बेस भी है वैसे, तो रशिया की फौज यहां पे आ गई। रशिया ने इनको जाहिर है कि फौजी तौर पे, अस्करी तौर पे रशिया इनकी मदद करता है। साथ है इनके दूसरा मुल्क जो कि उज़्बेकिस्तान है। अच्छा, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना वो जरा थोड़ी सी यानी बात एक अब है तो उसको कहना जो है वो जरूरी भी है कि ये जो दोशंबे है ना, ताजिकिस्तान का जो यानी जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा मैं इसलिए नहीं कहता कि दारुल खिलाफा का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल होता है। दारुल खिलाफा सिर्फ उस मुल्क में होता है, उस रियासत में होता है जहां खिलाफत होती है, जहां हुकूमत होती है। लेकिन चूंकि एक इस्लाम का वो दौर जहां पे खलीफा जब हुआ करते थे तो दारुल खिलाफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। बगदाद दारुल खिलाफा है, दमिश्क दारुल खिलाफा है, तो दारुल खिलाफे का लफ्ज़ शुरू हो गया। दारुल खिलाफा नहीं होता, दारुल हुकूमत होता है। ठीक है, हमारे मुंह से भी अक्सर दारुल खिलाफा निकल जाता है। अच्छा, तो 1929 से 1961 तक ये दोशंबे का जो शहर है इसको स्टालिनाबाद कहते थे, स्टालिन के नाम पे। लेकिन इसके ताल्लुकात अपने पड़ोसी उज़्बेकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। अच्छा, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये बड़ी अहम है। इस बात को आगे कभी हम जब डिस्कस करें तो ज़हन में रखें। हम अफगानिस्तान में कहते हैं उज़्बेक ताजिक, कहते हैं उज़्बेक ताजिक, और फिर पख्तून, ये दो तीन हम जो कौमियतें हैं, कबाइल तो नहीं है, पख्तून कौमियत है, और इसी तरह से उज़्बेक भी कौमियत है, और ताजिक भी कौमियत है। जी, अच्छा, तो ये जो कौमियतें हैं, अब इन कौमियतों के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है, दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान, और उसकी वजूहात तारीखी हैं। अब वो उसकी वजूहात मंगोलों के ज़माने से ढूंढें, या जब सोवियत यूनियन ने ये नक्शा बनाया था 1924 में, उस वक्त से ढूंढें, कब से ढूंढें, ये एक इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए। बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, और उसकी वजह जो है वो कौमियत की बुनियाद है। और दूसरी वजह यह है कि वस्ती एशिया में दो कदीम तरीन मुल्क, दो कदीम तरीन शहर, यानी अगर ये पूरे के पूरे वस्ती एशिया को देखें तो यहां पर दो सबसे पुराने, यानी पुरानी शाहराह रेशम पे आप चले जाएं तो आपको दो शहर वहां पे आबाद नजर आते हैं, एक समरकंद और एक बुखारा। ठीक है, जो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के हवाले से बुखारा, और दूसरा समरकंद। और जब यहां से गुजरते थे ताजिर तो यहां पे बाजार सजते थे, मार्केट्स लगती थी, तो इसलिए यहां पर जो है वो इनका नाम भी जो है वो बुखारा का नाम जो है वो उसी हवाले से, बाजार के हवाले से बुखारा शहर का नाम भी पड़ा। ये दोशंबे का जो लफ्ज़ है ना, शंबे कहते हैं इसको, पीर के दिन को, तो दोशंबे जो है सॉरी हफ्ता जो है वो शंबे है, तो दोशंबे का मतलब है कि सोमवार, पीर के रोज को दोशंबे, तो उस बहरहाल उस शहर का नाम पड़ा। उस दिन मंडे को मार्केट्स लगती थी दोशंबे में। बहरहाल मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये कि दो शहर समरकंद और बुखारा हम सब ने नाम सुना है। यहां पर कितने लोग ज्यादा रहते हैं, कौन सी जबान बोलने वाले और कौन सी कौमियत के लोग इन दोनों शहरों में ज्यादा हैं, इसके ऊपर एक तनाज़े है। ताजिकिस्तान और ताजिक लोग ये कहते हैं
कि बुखारा और समरकंद में जो अक्सरियत है वो ताजिकों की है, लेकिन ये दोनों शहर लाइन खींच के सोवियत यूनियन ने उज्बेकिस्तान में डाल दिए। ठीक। लेकिन यहां की जो आबादी है वो ताजिक है, अक्सरियत आबादी ताजिक है। ठीक है। लेकिन डाल इनको दिया उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान इसकी सख्ती से तरदीद करता है, वो कहता है बिल्कुल गलत है, और उनके यहां जो मर्दमशुमारी हुई है उसके मुताबिक तो उज्बेक ज्यादा है इन शहरों में। लेकिन ताजिक ये कहते हैं कि उस ताजिकों को इतना वहां पे उनके साथ इतना बुरा सलूक किया उज्बेकों ने कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको जबरदस्ती पकड़वा के उनको जो है वो रजिस्ट्री उनकी उज्बेकों के नाम से करवा दी, लेकिन दर हकीकत वो ताजिक हैं। ठीक। अच्छा, ये इनके दरमियान आप समझें कि ये ऐसी चीज है जिसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मतलब कोई आप समझें कि रशिया या चाइना या पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका के, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट करती है कि बुखारा और समरकंद जो हैं ये उज्बेकिस्तान में क्यों है, ताजिकिस्तान में क्यों नहीं है, जबकि आबादी इनकी ताजिक ज्यादा है। पुरानी हिस्ट्री वो कहते हैं कि जी ये तो नक्शा ही, ये उससे पहले तो ये तुर्कमेनिस्तान का इलाका था, ये तो नक्शा जब बना के खींचा सोवियत यूनियन ने तो ये किर्गिस्तान होगा, ये तुर्कमेनिस्तान होगा, ये उज्बेकिस्तान होगा, ये ताजिकिस्तान होगा, ये पूरा खींच खांच के और ये इस तरह से बना के चले गए। लेकिन ये है कि ये तो नक्शा जो है ये गलत है, इसको तो हम मतलब अब जाहिर है नहीं, मतलब जाहिर है कि ताजिकिस्तान अब क्या करेगा, लड़ाई तो करने से रहा, तो एक कमजोर मुल्क है और उसकी मईशत जो है वो इतनी मुनासिब नहीं है, और फिर अफगानिस्तान के साथ चूंकि बॉर्डर्स हैं तो मुस्तकिल तौर पे वो एक आप समझें कि फिर बड़े बड़े वॉर लॉर्ड्स आ रहे हैं, फिर ये हो रहा है स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, फलाना, बहुत बड़ी तादाद यहाँ की जो मईशत की, कहना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, या चाहे वो पाकिस्तान हो, यहाँ से बड़ी तादाद में मुनशियात जाती हैं दुनिया भर की मार्केट्स में, अफगानिस्तान से, ठीक है, और अफगानिस्तान से जाती हैं और बिकती हैं, पाकिस्तान से भी जाती हैं, स्मगल होती हैं। लेकिन ये जो मुल्क हैं ऊपर, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनकी तो मईशत ही डिपेंड करती है कि यहां से ड्रग ट्रैफिकिंग हो, क्योंकि इनको फिर उसके बाद पैसा वगैरह मिल जाता है। यहाँ वॉर लॉर्ड्स हैं और फिर वो ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, सब कुछ होता है। अब जनाब क्या है कि जयशंकर की मुलाकात हुई है चाइनीज काउंटर पार्ट से, और उस मुलाकात में मैं आपको बिल्कुल ये बात बताऊं कि चाहे यहां पर, क्योंकि इंडिया की पूरी कोशिश है, जो कल भी बात की थी, कि ईरान और मॉस्को के जरिए तालिबान से बात करे, और कहीं पर कतर भी उनको सपोर्ट कर रहा है बीच में, और अमेरिकन भी कतर के थ्रू या किसी के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी तरह तालिबान की और इंडिया की आपस में बातचीत। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि चाहे कुछ भी हो, इंडिया को एक बात समझ आनी चाहिए, और वो ये है कि उनकी इस खित्ते में अगर कोई लड़ाई या कोई जंग होगी तो वो चाइना के साथ होगी, नंबर एक। नंबर दो, जब उनकी जंग होगी तो अमेरिका नहीं आएगा जी। आज उनका जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्लेम किया है कि कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना इंडिया विद पीएलए ट्रूस बैक इन ईस्टर्न लद्दाख में दोबारा कुछ दिन पहले जंग हुई है चाइना की और इंडिया की, ठीक है, और इंडियन आर्मी जो है उसको डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि यहां पे जो एक बड़े मुमताज उनके दिफाई तजज़ियाकार हैं, फौज में भी रहे हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने क्लेम किया इसमें, और वो अपनी खबर पे कायम है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई हुई है दोबारा, दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई हैं, इंडिया की तरफ ज्यादा हुई हैं। तो बात सारी ये है कि अब इस वक्त वो पीछे हट गए। अच्छा, इलाके के अंदर टर्मोइल जो है वो उनको सूट करेगा अमेरिका को, क्योंकि उज्बेकिस्तान लड़ेगा ताजिकिस्तान से नहीं लड़ेगा फिलहाल, जाहिर है कि एससीओ बैठा हुआ है, रशिया बैठा हुआ है, बाकी मुल्क बैठे हुए हैं, ये उधर से करेंगे, उधर से उसकी प्रॉक्सी करेगी, ये करेगा, तो वो पीछे हट के बैठ गए कि हमारा किसी से ताल्लुक नहीं है। इंडिया जाने, चाइना जाने,
रशिया जाने, तुर्क बने, हाँ टर्मोइल उन्हें सूट करता है, बिल्कुल करता है। जो मैंने कल भी कहा था, कंट्रोल केओस, या सीआईई की बुक्स में क्रिएटिव केओस या प्रोडक्टिव केओस, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड केओस, जो भी आप नाम देना चाहें, तो उनको सूट करता है। इस इलाके में जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक है, वो आखिर में देख लेंगे जाके, जब जब थोड़े दिन गुजर जाएं, इधर उधर देखते हैं ना, वहां इधर उधर जरा क्यूबा शुबा की तरफ देख लें ना, बाकी मामला। अच्छा, तो इसलिए जो है वो यहां पर अब सूरत हाल आगे किस तरफ जाती है। सबसे ज्यादा जो देखें इंडिया की जो सरमायाकारी हुई अफगानिस्तान में, वो हेरात सूबे में, और वो सलमा डैम जो उन्होंने बनाया, उस पे उसके ऊपर ये रुक गया था दरमियान में, बहुत पुराना आइडिया था, लेकिन फिर ये रुक गया था जब तालिबान की हुकूमत आ गई, फिर ये 2006 में दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर गए मोदी साहब ने इसको बाकायदा इफ्तिताह भी किया, सब कुछ। अब खामा प्रेस खबर दे रहा है कि सलमा डैम अंदर तालिबान रॉकेट्स, तालिबान ने जो है वो रॉकेट्स की बारिश कर दी है सलमा डैम पे, हेरात के इलाके में। अब हेरात के इलाके में सलमा डैम को कौन बचाएगा, ये देखना है। अच्छा, हर सूरत इंडिया जो है वो यहां से जाना नहीं चाहता, और अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनके जो सफीर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हालात ज्यादा खराब हो गए, इंडिया तो हो सकता है इंडिया को हम कॉल कर लें, इंडिया की आर्मी को, ठीक है। तो इंडिया की आर्मी को कैसे, टर्की की आर्मी जो है वो नहीं आ पा रही वहां पे, भारत ने आमादगी का नहीं, भारत तो तैयार बैठा है, लेकिन भारत कैसे जाएगा, किस मैंडेट के थ्रू जाएगा, देखें। और मैं आपको बताऊं कि टर्की वहां पर जो नहीं जा रहा ना, इसका भी एक पस मंजर है। एक तो यह है कि टर्की जो है वो नेटो का है, बिल्कुल। अब अगर नेटो में टर्की नहीं है तो फिर दूसरी साइड से टर्की को सपोर्ट, लेकिन खामोशी के साथ रशिया भी नहीं चाहता कि टर्की आए, निकले, टर्की आए अफगानिस्तान में, ठीक, क्योंकि टर्की और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं जी, ऐसा ही है। जो रशिया का जो नेटो है, यानी सीएसओ, सॉरी सीटीओ, ठीक है ना, तो ये जो है सीएसटीओ, इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, ठीक है, इसमें जो है वो बेलारूस भी है, और इसमें जो है वो आर्मीनिया भी है। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग हुई जी, और उस जंग में रशिया जो है वो आर्मीनिया की तरफ था, लेकिन आर्मीनिया के साथ उसने फौजी मदद आर्मीनिया की नहीं की। हालांकि इस मुआहदे के तहत वो कर सकता था, बिल्कुल, लेकिन जब जंग हुई टर्की की, तो उन्होंने वो पीछे रहे, सिर्फ असला दिया, जिसके बाद उनके वजीर आजम ने कहा कि असला में जाली दिया गया था, हंगामे शुरू हो गए आर्मीनिया में, और तख्ता उलट गया, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्ट हो गए। लेकिन ये उस आर्मीनिया की बात हो रही है। तो अजरबैजान और आर्मीनिया, अजरबैजान के साथ टर्की और आर्मीनिया के साथ जो है वो रशिया। टर्की मेंबर है नेटो का, और नेटो बनी सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो ये फिर हो गया मामला। इसी तरह जॉर्जिया, इसी तरह से बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जहां पे टर्की और रशिया के बीच में साला साल जंग हुई है। ये पूरी सदियों की सदियां जो हैं, उसमें सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस की जो सल्तनत थी, इनकी आपस में लड़ाई होती रही है, इनके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तुर्की और रूस के। तो रूस भी, रशिया भी नहीं चाहता कि वो बहुत ज्यादा यहां पे आके, ये मेरा अंदाजा है कि तुर्की की जो फौज है वो आके अफगानिस्तान में बैठ जाए, ठीक है, वो भी निकल जाए नेटो के साथ, और हम फिर मुआहदे वगैरह जो करने हैं, हम सेंट्रल एशिया में लेकर आ जाए अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान एक तरह से आप देखें तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो खित्ते के अंदर वो वस्ती एशिया के बहुत सारी तंजीमों का रुकन बन चुका है, तो वो सेंट्रल एशिया के अंदर आ जाए, और फिर हम उसके थ्रू जो है वो बेल्ट एंड रोड गुजारना भी आसान होगा, सिक्योरिटी करना। तो चाइना तो नहीं, चाइना के भी ताल्लुकात तुर्की से बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि तुर्की जो है वो माजी करीब में, अब तो नहीं, अब तो खैर अच्छे हो गए ताल्लुकात तुर्की के, लेकिन कुछ अर्से पहले तक वो विगर मुसलमानों के बारे में कुछ बयानात ऐसे थे तैयब उर्दगान साहब के, जिसकी वजह से चाइना नाराज हुआ था। लेकिन अब जो है वो मामला बेहतर है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चूंकि कौमियतों का, और ये लिसानी तारीखी कौमियतों का, जैसे हम कहते हैं उज़्बेक ताजिक, अब हमें आज तक नहीं पता कि उज़्बेक और ताजिकों का भी आपस में झगड़ा है,
बिल्कुल, ठीक है ना, और बड़ा खौफनाक झगड़ा है। मतलब ये देखें, पख्तूनों का और उज़्बेकों का नहीं है। अच्छा, तो आपको पता है एक बात कि मैं सिर्फ वक्फे जाने से पहले, उज़्बेक जो हैं वो तुर्क हैं, उज़्बेक तुर्क हैं, तुर्क कबीला है। ताजिक ईरानी है, ताजिक ईरानी बैकग्राउंड के साथ हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लें कि ताजिक ईरानी तो उज़्बेक तुर्क, और फिर उसके बाद ये बुखारा समरकंद, ये वो वाला सूरत हाल कि तैयबा में मुस्लिम ने जब यहाँ पे आए, वो यहाँ पे कब फतह किया सारा, तो उस वक्त से लेके ये, अच्छा जब से इस्लामी दुनिया में आया सारा, तो इशू ये है कि वहां पर तो उज़्बेक ताजिक आपस में नहीं बनती उनकी, पख्तूनों के तो बहुत बात का किस्सा है, वो तो किस्सा शुरू हुआ ये जो आपका ग्रेट गेम, वरना आपको तारीख में कहीं पख्तूनों और ताजिकों की नहीं पख्तूनों और ताजिकों की लड़ाई नहीं मिलती है आपको कोई बड़ी। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, उज़्बेक ताजिक जो क्लैश था उस हवाले से, इख्तलाफात के हवाले से बात कर रहे थे, और मौजूदा हालात में किस तरह से ये जो क्लैश है ये इफेक्ट कर रहा है, उस हवाले से बता रहे थे। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो बड़े कैनवस पे हो रहा है ना सारा सिलसिला, उसमें एक तो ये जो कलर रेवोल्यूशंस हैं, ये इनको कलर्स का नाम दे, एहतजाज, ये जो लोग निकले हैं वो सड़कों पे हंगामे, और इसको जो है वो चाहे वो ट्यूलिप रेवोल्यूशन हो किर्गिस्तान का, या वो जो है वो रोज रेवोल्यूशन हो जॉर्जिया का, या जो है वो मुख्तलिफ हवालों से येलो रेवोल्यूशन फिलिपीन में आया था, रोज इधर आ गया था, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में आ गया था। ये जो मुख्तलिफ रंगों से, ये इस वक्त जो है ये अच्छी तरह प्रेसिडेंट पुतिन एज अ फॉर्मर केजीबी ऑफिसर, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बेलारूस में हंगामे शुरू होते हैं, या अचानक यूक्रेन के अंदर बेचैनी पैदा होनी शुरू हो जाती है, ये जॉर्जिया में लोग सड़कों पर निकल आते हैं, या क्यूबा में या हेटी में, या ये हंगामे कहीं शुरू हो जाते हैं, तो इनके पीछे कौन होता है। और इसीलिए जब हांगकांग में हंगामे शुरू हुए, मैंने आपको बताया था कि हांगकांग जो है ये वापस चाइना के पास चला गया। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के दौरान ये हांगकांग पर बरतानिया ने कब्जा किया था, ठीक है। जब लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मनुष्यात जानी चाहिए, तो किसी ने एक हिस्सा ले लिया था चाइना के, दूसरा ले लिया, तो फिर वो लीज पे जो लिया था वो लीज खत्म हुई तो हांगकांग वापस गया। लेकिन जब वापस जा रहा था तो जाहिर है कि चाइना के रूल में वापस गया, तो उसके बाद फिर वो जो भी वहाँ पे मुजाहरे हुए, तो चाइना ने कहा कि इसके पीछे जो है वो फिर अमेरिका है। लेकिन अब जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि रशिया को कंटेन करना चाहता है अमेरिका, और चाइना को भी कंटेन करना चाहता है। अच्छा, रशिया को कंटेन यानी सोवियत यूनियन की मौजूदगी में भी था ना इस तरह से कि नेटो बन गया पूरा, तो पाकिस्तान तो सीटो सेंटो तो सारा चारों तरफ से घेर लो, और फिर चाइना भी साथ आ गया था अमेरिका के पहली कोल्ड वॉर में। इंडिया भी जो है वो नॉन अलाइंड था, किसी जगह अमेरिका के खिलाफ तो नहीं लड़ा। अब मसला यह है कि अब एक तरह से आप इंसर्कल करने आपने रशिया को, तो रशिया को इंसर्कल करने के लिए पहले जरूरी था कि जी जॉर्जिया के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद, 2003 में नाकाम हुआ, फिर 2004 में हुआ, फिर नाकाम हुआ। इसीलिए जॉर्जिया में जो घुसा है रशिया, वो इसीलिए घुस के उन्होंने वो जाके बैठ गए। उन्होंने कहा यहां पर ये तो भूल जाओ कि इनमें से कोई मुल्क नेटो वेटो में जाएगा। और इसी तरह से यूक्रेन, जब यूक्रेन के अंदर मुजाहरे शुरू हुए तो रशिया आया सीधा, उसने क्रीमिया निकाल के ले गया। और देखें इन मुल्कों में रशिया ने या सोवियत यूनियन ने अपना एक सेफ्टी वॉल्व रखा हुआ है। सेफ्टी वॉल्व ये है कि इन जितनी साबिका रियासतें हैं सोवियत यूनियन की, उनके अंदर कौमियत और नस्ली बुनियादों पर एक तकसीम मौजूद है, जैसे यूक्रेन में थी। तो क्या हुआ कि क्रीमिया और ईस्टर्न जो यूक्रेन है वो टूट गया अलग होके, क्योंकि वहां रशियन स्पीकिंग थे लोग, ठीक है, और बाकी यूक्रेन जो था वो यूक्रेन के लोग। इसी तरह से जॉर्जिया की, इसी तरह से ये जो वस्ती एशिया में है, कहीं पे ताजिक हैं, उज़्बेक है, मैंने तो कहना उज़्बेक और ताजिकों का आपस का मसला है कहीं ये। अच्छा, अब इसमें एक और कलर रेवोल्यूशन इस वक्त चल रहा है, और वो बहुत अहम है। उसका कलर का वो नाम आ जाएगा, लेकिन वो उसका वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसको हम यहां से हम उसको
देखिए सीएनबीसी क्या खबर दे रहा है कि यूएस कंसिडरिंग वेज टू हेल्प क्यूबन पीपल आफ्टर प्रोटेस्ट, स्टेट डिपार्टमेंट सेज। ये सीएनबीसी की खबर है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हमेशा बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप लोगों के हंगामों के दौरान लोगों की मदद के लिए कूद जाएं। हेटी में खाना जंगी का खतरा है, अमेरिकन आ गए, किसने बुलाया, किसी को पता चला वहां की किसी सियासी जमात ने दावत दे दी, ठीक है, किसी पार्टी ने ऐलान कर दिया, वो हंगामे। अच्छा, इसी तरह से जो गार्डियन है, गार्डियन ही कह रहा है, अब ये देखें आप कि क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ यूएस प्लॉट टू फ्रैक्चर कम्युनिस्ट पार्टी। ये देखिए ना, ये दुनिया के बड़े, और मैं वो क्यूबा जहां पर अभी हमने फेडरल कास्ट्रो, चिगुवेरा, जो बिल्कुल उनके पड़ोस पीछे बैठा, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई दोबारा 2 महीने पहले इलेक्शंस में। तो उन्होंने जो है यहां पर हंगामे शुरू हो गए। अच्छा, हंगामे क्यों शुरू हो रहे हैं? हंगामे शुरू हो गए हैं कि कोविड की वैक्सीन नहीं मिली। हंगामे, अच्छा, चाइना ने वहां पर चूंकि वैक्सीनेट किया है, वहां पर बेल्ट एंड रोड, तो यहां पर भी चाइना इंगेज हो, वहां पर भी चाइना इंगेज हो जाए अचानक, ठीक है, ठीक। और उसके साथ ही रशिया जो, अच्छा, अमेरिका दूर बैठा है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बॉर्डर खुल, देखें इंडिया में इस कदर उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो तो जानते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान में से उनके डिप्लोमेट्स रहे हैं, ये यहाँ पे आज तक वो लोग समझते हैं दिल से कि शायद अमेरिका जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ है। कई मैं इंडियंस को सुनता हूं तो मैं हैरान होकर उनकी बात सुनता हूं। वो उनकी खुशी के लिए कभी नाम डाल देते हैं, कभी नाम निकाल देते हैं लिस्ट में से, कभी नाम डाल देते हैं। अमेरिकन जब यहाँ पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स, जब ये सैलाब आया तो यहाँ पर जो हाफिज सईद साहब की जमात की तरफ से जो कैंप्स लगे थे, वहाँ पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स, मैं कवर करता हूँ, मैं उनको खुद सारा छोड़ छाड़ के उन कैंप्स पे आके उन्होंने तस्वीरें उतरवाई, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स ने। उनको क्या मसला है कश्मीर का? अमेरिकन को क्या प्रॉब्लम? अमेरिकन मफादात कौन से हैं कि जी वो कश्मीर के अंदर जो है वो अगर जाके आजादी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, इंडिया ये समझ, देखें वो समझते हैं कि जी इनका नाम डाल दिया निकाल दिया, डाल दिया निकाल दिया, तो ये कोई अमेरिका का लीस्ट बॉदर्ड। वो देखें हुतीज लड़ रहे हैं, किसके साथ? अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। नागालैंड से वो बल्कि और कट्टू साइज हो जाएगा। कुछ मैं हैरान होता हूं तभी उनकी बात सुन के ना, कि जो उसके साथ जोड़ते हो भाई, ये किस वक्त किसको जो है वो लिबरल्स की जरूरत है, किस वक्त किसको इस्लामी जमातों की जरूरत है, मिलिटेंट कौन है, क्या लिबरल्स में मिलिटेंट्स नहीं है, क्या उधर मिलिटेंट, वो भाई हर वक्त वो जो ना हर किस्म का माल मसाला उन्होंने जेब में रखा होता है, वो निकाल के उधर रख देते हैं, वो निकाल के उधर। अब मुझे ये बताएं कि ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? और ये उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट आगे जाके उठेगी अगर, जिसका डर है, तो इसके पीछे कौन होगा? अलकायदा के पीछे कौन था बनाने वालों में? अफगान मुजाहिदीन के पीछे। ये किस तरह की बातें करते हैं? बुनियादी भाई मसला ये है कि अब क्यों कह अमेरिका से इंडिया से तालिबान से बात करें? तालिबान से बात कोई इंडिया की दूसरी गवर्नमेंट कर सकती है? मोदी सरकार, बंदा कौन जो जहाज छुड़वाने के लिए कंधार मुज़ाकरात करने गया था? वो 50 दफा उठा बैठक करवाएंगे अजीत दोवल से, अजीत दुग्गल से। तो डॉक्टर साहब जो राबते बहाल करने की भारत कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो फौजी एहलकारों को, अफगान, उनको भी सपोर्ट करने के लिए उनसे मदद मांगी जा रही है। उनको इंडिया तो इंडिया के लोगों, भाई शुमाली इत्तेहाद है, अभी जो बहुत बड़ा डेलीगेशन जा रहा है, इसमें दो में, इसमें हामिद करज़ई भी हैं, गुलबदीन हिकमत यार भी हैं, इसमें मोहम्मद मोकी भी। पीस टॉक्स देखें, जो ये तो सुकून तो होना चाहिए ना अफगानिस्तान के, इसमें आखिर में ब्लिंकन फॉर्मूला आएगा तो सुकून होगा। और सेक्रेटरी ब्लिंकन मेरा ख्याल है थोड़ा सा और पुश करते हैं, लेकिन उन्होंने मुनासिब अंजाम निकल गया। आपको पता है साबिक सदर जॉर्ज बुश ने कहा कि बहुत गलत फैसला किया अमेरिका ने, अमेरिका निकला नहीं है। अमेरिका जो है वो आप समझे कि वो कहती है ना, कीप द पॉट बॉइलिंग, जो मैंने पहले वाली बात की है। और वो हमेशा वो कहते हैं, देखिए उनके एक डिप्लोमेट का एक बड़ा जुमला है, वो कहते हैं कि इंडिया इज एन अलाई बट नॉट अ फ्रेंड। नहीं, इंडिया इज अ फ्रेंड बट नॉट एन अलाई, पाकिस्तान इज एन अलाई बट नॉट अ फ्रेंड। देखिए उनकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को इंडिया क्यों मिसरीड कर रहा है?
पर इस इलाके में जब तक आपका अपने पड़ोसियों के साथ सकून नहीं होगा। अब ये जो चाइना, ये जो सुबह अटैक हुआ है, सबसे पहले किसके ऊपर सवाल उठा है? हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन पहला शक किस पे जा रहा है? मशकूक पार्टी कौन सी है बिल्कुल इस खत्ते में? वापस आके बात करते हैं इस पे डॉक्टर साहब मजीद। नाज़रीन उड़ा देंगे, बलोचिस्तान में धमाके करेंगे, फलां करेंगे। देखिए ना, हमने तो नहीं इल्जाम लगाया, लेकिन मसले की सूरत हाल ऐसी बनी हुई है ना, सारा मलबा वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसको पकड़ के इसको गुस्सा उतारो। ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका की बात कर रहे थे कि जब तक अमेरिका का ज़ाती मफाद ना हो, कौमी मफाद ना हो, तब तक वो किसी भी जगह हाथ नहीं डालता और सपोर्ट भी नहीं करता अपने इत्तेहादियों को। नहीं, क्यों करेगा भाई? अमेरिका, उसके इत्तेहादी भी वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहे हैं। उसके चाइना इत्तेहादी था सोवियत यूनियन के खिलाफ, ठीक है। अभी वो कोशिश करे कि सोवियत यूनियन से अलग कर दे चाइना को। तो बात ये, पाकिस्तान उसका इत्तेहादी था एक दौर में, इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन। तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो रियासतों के, मुल्कों के मफादात बदलते रहते हैं। तो मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि देखें, ये जो आज पाकिस्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया, और ये जो पूरा खित्ता है ना, अब जैसे ताजिकिस्तान है हमारा बरादर मुल्क, दुशंबे, जहां पे इनकी पूरी की पूरी जो मईशत है वो डिपेंड ही ग्लेशियर्स पे करती है, ग्लेशियर्स और डैम्स। मतलब एक इनका जो है वो नुरक डैम है, जो कि बहुत बड़ा डैम है गालिबन, और दुनिया के बड़े डैम्स में से एक है। और उसके बाद एक संगदूदा डैम एक है, फिर संगदूदा डैम 2 बन रहा है, फिर उसके बाद रोगाम डैम, जिसके अब मसला ये कि डैम्स दरमियान में ये बेल्ट एंड रोड और इस खित्ते की मईशत और तरक्की का एक, अच्छा अमेरिका को मैंने कहा ना, अमेरिका यहां पे मौजूद है, उसने अपने आप को पुल आउट करके वो एक तरह से पीछे बैठ गया जाके, ठीक है। ये आपस में जितना भी लड़ेंगे, दहशतगर्दी होगी लिसानी बुनियादों पे, सरहदों की बुनियादों पे, मुल्कों के अंदर अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है। जी सर, ठीक है ना। अब देखिए ना, वो एकदम से यहां से पुल आउट करके उन्होंने अपनी प्रेजेंस जाहिर कर दी ना, जनूबी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में, क्यूबा और हेटी और वहां एक्टिव हो गए। इसी तरह से वो अब साउथ चाइना सी की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।